क्लाइमेटोलॉजी के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। विंड और विंड सिस्टम के बाद में हमारा अगला टॉपिक है ड्यूरनल विंड, इसे हिंदी में कहते हैं दैनिक पौने। ड्यूरनल विंड या दैनिक पौने कहते हैं। ड्यूरनल या दैनिक से रिलेशन यहाँ पर ये है कि ये टाइम को एक्चुअली फोकस कर रहा है ना। ये टाइम को फोकस करता है कि पूरे दिन भर में एक 24 आवर्स में क्या होगा, 24 आवर्स में जो विंड के ओरिजिनेट होने का, विंड के जनरेट होने का है ना, जो समय होगा वो 24 घंटे के अंदर होगा, है ना। और इसका कारण क्या होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेशन इज द अल्टीमेट कॉज बिहाइंड ओरिजिन ऑफ diurnal winds like land breeze, sea breeze, माउंटेनियस एंड वैली ब्रीज, है ना। तो जितने भी टाइप का ये ब्रीजेस है या ड्यूरनल विंड है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि अर्थ के रोटेशन से ऐसा क्या हो जाता है? अर्थ के रोटेशन से डे नाइट होगा, जहां डे होगा वहां पर सनरेज आएंगी, सोलर इंसोलेशन पहुंचेगा और उसको गर्म करेगा, है ना। और उसके अपोजिट पार्ट में क्या होगा? ठंडा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम ये देखते हैं कि एक जगह गर्म है जहां एनर्जी, जब एनर्जी डे टाइम में आती है ना, जब डे टाइम में एनर्जी आती है तो उस समय दो तरह के मटेरियल हैं। एक है लैंड, दूसरा है ओशियन सरफेस, है ना। एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दूसरा क्या है? ओशियन का सरफेस है। और कॉन्टिनेंट्स जब सनलाइट फेस कर रहा है तो वो जल्दी से गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? बिकॉज हीट एनर्जी विद इन द लैंड और कॉन्टिनेंट पेनिट्रेट्स ओनली अप टू 2 and 3 feet डेप्थ, बट इन केस ऑफ ओशियन द सनरेज रीचेस अप टू 200 feet डेप्थ। मतलब ज्यादा गहराई में सनरेज पहुंचेगा, जहां पर ज्यादा गहराई में रेज पहुंचेंगी एनर्जी डिसेंट्रलाइज होगी, और जहां पर कम गहराई पहुंचेगा वहां सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो सॉलिड मटेरियल है, कॉन्टिनेंट का सरफेस जो सॉलिड मटेरियल है उस पर एनर्जी क्या होगी? एक्युमुलेट होगी, कंसंट्रेट होगी, तेजी से रैपिड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डे टाइम में। और ओशियन के सरफेस पर एनर्जी डिसेंट्रलाइज होगी, क्योंकि लिक्विड मटेरियल है, साथ में वाटर है, उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का भी नेचर होता है। तो ज्यादा गहराई तक 200 feet डेप्थ तक वहां पर सनरेज पहुंचेगी, है ना। और वो क्या होगा कि देर से फिर इस वजह से गर्म होगा। मतलब कंपैरेटिवली ओशियन सरफेस रिमेन कूलर देन द लैंड सरफेस बिकॉज ऑफ accumulation or concentration of the solar radiation, solar insolation coming from sun on the land, and decentralization of the heat energy through solar insolation in the ocean water bodies। ऐसे कंडीशन में हम यहां पर एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि अगर हम 5 किलो पानी धूप में रख देते हैं और 5 किलो का कोई एक मेटल है ना, जैसे लोहे का बाट होता है, हमने उसको 5 किलो का रख दिया, दोनों को हमने आधा घंटे के लिए रखा, जिस समय धूप बहुत कड़ाके की, दोनों को हमने आधा घंटे के लिए रखा। और उसके बाद में हम क्या करें? दोनों का टेम्परेचर अगर मेजर करके देखेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा? कम होगा, और आयरन जो आपका पीस है, मटेरियल है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो जिस तरह से आयरन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सॉलिड है, साथ में मेटल भी है, इस तरह से आपका क्या होगा? कॉन्टिनेंट का, लैंड का क्या है? टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा क्योंकि वो सॉलिड है, एनर्जी को पार नहीं होने देता है। भाई बहुत सीधी सी बात है कि 15 करोड़ किलोमीटर की हाइट पर, कितना? 15 करोड़ किलोमीटर की हाइट पर दूरी पर हमारे अर्थ से सन है। सन का अर्थ से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सनरेज वहां से लगातार आती हैं, 1000 किलोमीटर के जो बीच में एटमॉस्फेयर आता है उसको भी पार कर जाता है, लेकिन हमारे छत पर जो रूफ है उसके सरफेस को पार करके हमारे पास तक नहीं आता। इसका मतलब वो क्या करेगा, है ना भाई? सरफेस जो है, रूफ का सरफेस जो है, छत की अपनी जो फर्श है, वो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। और कभी अभी से चाहे तो मई जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में, है ना, हम इसको बड़े आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन व्हाट वे, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द रूफ
floor getting heated rapidly under the influence of solar insolation. In the same manner, continents of the land mass is heated rapidly than the water body, right? तो water body के कंपेयर में क्या होता है, ये आपको जल्दी से गर्म होता है, ये एक यहाँ पर कंसेप्ट हम ले सकते हैं, है ना। तो दिन के समय कॉन्टिनेंट ज्यादा गर्म होगा, ओशियन सरफेस कम गर्म होगा, और कॉन्टिनेंट पर क्या करेगा, आपको कॉन्टिनेंट पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, और मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे तो उस समय क्या होगा, उसका प्रेशर घट जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है ओशियन सरफेस, कम गर्म होता है ना, कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर, है ना, कम है, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड कम करेगा, मतलब मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, एयर मॉलिक्यूल्स वहां पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे तो प्रेशर क्या होगा, है ना, कंपैरेटिवली प्रेशर वहां पर ज्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में दिन के टाइम, है ना, ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ विंड चलती है, और जब ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ विंड चलेगी तो इसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सी ब्रीज, हिंदी में समुद्री समीर कहा जाता है ना। और ये सी ब्रीज जब ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ, जहां लो टेम्परेचर है, वहां से हाई टेम्परेचर की तरफ आता है, तो कॉन्टिनेंट पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, स्पेशली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, ओशियन से जब कॉन्टिनेंट की तरफ डे टाइम में सी ब्रीजेस आएगा तो वहां पर प्लीजेंट वेदर कंडीशंस क्रिएट करता है, और जहां प्लीजेंट वेदर कंडीशंस क्रिएट होगी वहां पर आपका फ्रूटफुल कंडीशंस बनती हैं, वेदर बहुत अच्छा रहता है, और लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो इस तरह से वहां सर्कमस्टांसेस बनेगा। लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, अच्छा एक बात और, सनसेट की बात करेंगे, पहले हम पॉइंट यहां देखते हैं कि सनसेट से पहले जब डे टाइम है, डे टाइम में सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन और अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन जाता है, तो एटमॉस्फेयर उससे गर्म होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर सनसेट देयर टेक्स प्लेस ओनली लॉन्ग वेव रेडिएशन, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ व्हाट, सन एट द टाइम, है ना। अब ऐसे टाइम पे सन की एब्सेंस है, तो वहां से सिर्फ क्या होगा, आपको अर्थ सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, और वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जब रिलीज होगा तो सरफेस धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। कॉन्टिनेंट का एनर्जी रिलीज करने का रेट ज्यादा होता है, ओशियन का कम होता है, क्योंकि ओशियन में एनर्जी बहुत गहराई तक फैली हुई है ना, बहुत गहराई तक फैली हुई है। कॉन्टिनेंट में बहुत थिनर, है ना, लेयर ऑफ द मैटर जो है आपका सॉइल है, उसमें एक्सटेंड करता है रॉक में, इसलिए वहां से तेजी से क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट, है ना, इजिली ठंडा हो जाएगा और ओशियन कंपैरेटिवली गर्म रहेगा, है ना। तो सनसेट के आसपास या उसके बाद कॉन्टिनेंट ठंडा होते होते, है ना, हाई प्रेशर गेन कर लेता है, लेकिन ओशियन पर जो प्रेशर था, जो टेम्परेचर था, ऑलमोस्ट वही रहता है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन इतने कम समय में नहीं आता, है ना। तो कॉन्टिनेंट ठंडा हुआ, कॉन्टिनेंट हाई प्रेशर बना, ओशियन पे आपका क्या रहेगा, कंपैरेटिवली लो प्रेशर बन जाएगा, टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अब लैंड से वाटर की तरफ, मतलब कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ वाटर का विंड ब्लो करेगी, हाई प्रेशर क्योंकि कॉन्टिनेंट पर है और लो प्रेशर ओशियन पे है ना। तो कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ जब विंड ब्लो करते हैं तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीजेस, राइट, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीजेस, है ना। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर बोर्ड पे देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो ड्यूरनल विंड मींस इट इज, है ना, ड्यूरनल विंड के लिए यहां पर इट आया है, इट इज एन आउटकम ऑफ, है ना, इट इज एन आउटकम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन से, है ना, अर्थ के रोटेशन से रिलेशन किसका है, ड्यूरनल विंड का। थ्रू विच, मतलब रोटेशन से होता क्या है, थ्रू विच डिफरेंशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर। जब रोटेशन होगा तो उससे डिफरेंशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर डेवलप होता है। क्यों, डे एंड नाइट, डे टाइम में इंसोलेशन आएगा, नाइट में इंसोलेशन नहीं आएगा, है ना। तो डिफरेंशियल, उसके बाद में मटेरियल भी चेंज होगा, उसकी वजह से भी डिफरेंशियल टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट होता है। डिफरेंशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर लीडिंग टू कॉज ओरिजिन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस एज वेल एज माउंटेनियस एंड वैली ब्रीजेस। माउंटेनियस रीजन में, जो हिमालयन रीजन है, वहां पर माउंटेन, मतलब जो हिल्स, उससे माउंटेन ब्रीज
क्रिएट होता है, डेवलप होता है, और वैलीज से आपको वैली ब्रिज डेवलप होता है, जिसे हम लोग एनाबैटिक कैटाबैटिक ब्रिज भी कहते हैं। तो land and sea breezes as well as mountainous and valley breezes originate because of the rotation of a differential temperature and differential pressure conditions। इसके बाद में हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर सी ब्रीज है, सी ब्रीज जो कि डे टाइम में जनरेट होता है, डेवलप होता है, वो कैसे डेवलप होता है उस पॉइंट को हम लोग यहां पर फोकस करते हैं। सी ब्रीज का मतलब है कि प्लीजेंट विंड फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट, है ना। प्लीजेंट विंड फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट अगर चलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे। कैसे क्रिएट होता है, सन की प्रेजेंस से शॉर्ट वेव रेडिएशन कॉन्टिनेंट पर भी आ रहा है और ओशियन सरफेस पर भी आता है। ओशियन सरफेस में इसका 200 फीट की डेप्थ तक सनरेज पहुंचेगी, मतलब क्या होगा कि एनर्जी फैल गई, 200 फीट की गहराई में एनर्जी फैल गई, स्पेसिफिक हीट भी इसका ओशियन का वाटर बॉडी का ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्म होगा। कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के केस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2 फीट की डेप्थ में ही बेसिकली 2 या 3 फीट डेप्थ में ही सनरेज या सोलर इंसोलेशन का इफेक्ट जाता है। इस पॉइंट को हम लोग अगर आगे जोड़े, इसी को डिक्टेशन में हम लोग अगर जाने, सन रेज रीचेज अप टू 200 फीट डेप्थ, राइट। सन रेज रीचेज अप टू 200 फीट डेप्थ विद इन द ओशियन, देयरफॉर हीट एनर्जी इज डिसेंट्रलाइज्ड। हीट एनर्जी क्या होता है, यहां पर डिसेंट्रलाइज हो जाता है ना। हीट एनर्जी इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द ओशियन सरफेस रिमेन्स लो एंड प्रेशर हाई। और जो इफेक्टिव टेम्परेचर ओशियन सरफेस का बनेगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होंगे, इसलिए प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया कि भाई यहां टेम्परेचर कम है और प्रेशर क्या है, यहां पर ज्यादा है ना। सर ओशियन सरफेस पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है। सेकेंड कंपोनेंट देखते हैं, कंट्रोल कॉन्टिनेंट पर क्या गुण खिला रहा है ना, किस तरह के काम ये कॉन्टिनेंट के सरफेस पर करता है। इन द लैंड और कॉन्टिनेंट रीजन्स, लैंड या कॉन्टिनेंट रीजन्स में क्या बनेगा, सन रेज रीचेज अप टू 2 to 3 फीट डेप्थ, है ना। 2 से 3 फीट की गहराई में कॉन्टिनेंट या लैंड पर पहुंचता है, लीडिंग टू कॉज कॉन्सेंट्रेशन, पॉइंट पे ध्यान देना है, लीडिंग टू कॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करेगा, हेंस जब एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगी तो तापमान बढ़ेगा ना, हेंस इफेक्टिव टेम्परेचर बिकम्स हाई, इफेक्टिव टेम्परेचर हाई हो जाता है एंड प्रेशर लो, देयरफॉर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, देयरफॉर ब्लोइंग ऑफ विंड टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओशियन टू लैंड, है ना। ओशियन से लैंड की तरफ क्या होगा, आपको विंड ब्लो करना स्टार्ट करता है, नोन एज सी ब्रीज, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसको सी ब्रीज कहते हैं। तो क्वेश्चन राइज होता है, हेंस इफेक्टिव टेम्परेचर बिकम्स हाई, इफेक्टिव टेम्परेचर किसका, लैंड सरफेस का हाई हो जाता है, एंड प्रेशर लो, और प्रेशर यहां पर क्या है, कम है ना। इस जगह पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Therefore, blowing of wind takes place from ocean because of the high pressure on the ocean surface towards the continent, है ना, जहां पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देता है। ब्लोइंग ऑफ विंड टेक्स प्लेस फ्रॉम ओशियन टू लैंड नोन एज द सी ब्रीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब सी ब्रीज डे टाइम में चलेगा तो कोई भी शिप है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ, आपको क्या कहते हैं, सी पोर्ट्स की तरफ आना क्या होगा, आसान होगा। एंड दिस बेनिफिट इज, है ना, यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ फिशरीज एक्सेट्रा, है ना। फिशरीज और ट्रांसपोर्टेशन के टर्म में यहां से आपको ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ या ओशियन से सी पोर्ट्स पे अगर आना है तो इजिली यहां से मूव करके आते हैं। अब इसका हम अपोजिट कंडीशन लेते हैं, इसका अपोजिट सिनेरियो, अपोजिट सिनेरियो में क्या बनेगा, लैंड ब्रिज डेवलप होगा, राइट। लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज का केस क्या होगा, लैंड ब्रिज का केस सनसेट के आसपास बनता है ना, सनसेट के आसपास बनेगा। आफ्टर सनसेट ओनली लॉन्ग वेव रेडिएशन, ओनली लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना। क्यों, सन नहीं है भाई, सन नहीं है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं आएगा, तो ओनली लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा ना। आफ्टर सनसेट ओनली लॉन्ग वेव रेडिएशन अगर एंड
लैंड कूल्स रैपिडली देन ओशियन, ओशन सरफेस। लैंड क्या होगा, तेजी से क्या करेगा, ओशियन सरफेस के कंपेयर में तेजी से लैंड क्या करता है, ठंडा होता है। देयरफॉर इट बिकम्स कूलर, लैंड क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, जहां पर प्रेशर ज्यादा बनेगा। ठंडा मतलब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। देयरफॉर बिकम्स कूलर विद अ हायर प्रेशर देन द ओशियन, है ना, और प्रेशर कैसा बनेगा, यहां पर हाई बनेगा। हेंस नाउ विंड ब्लोज फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू ओशियन, कॉन्टिनेंट से विंड, यहां से देख रहे होंगे आप, है ना, आसानी से कि कॉन्टिनेंट से क्या होता है, हेंस नाउ विंड ब्लोज फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू ओशियन टर्न एज लैंड ब्रीज। जब कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। और जब लैंड ब्रीजेस आएगी तो वहां पर आपको उसका टेम्परेचर कम होगा, ओशियन के रीजन में ड्राई होगी, और जब सी ब्रीज आती है उस समय उसमें मॉइस्चर होता है, कॉन्टिनेंट पे नमी लेके आता है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है लैंड ब्रीज या सी ब्रीज के डेवलप होने का, है ना, लैंड ब्रीज या सी ब्रीज के डेवलप होने का ये कॉन्सेप्ट होता है। और इससे इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट एक तो हमने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो एक बार में, है ना, देख ले पूरा। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो बेनिफिट इसके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, राइट, पर्पस से इन दोनों का यूज किया जा सकता है ना। अगर कोई ऑन शोर आइलैंड है, मतलब कोस्ट के पास ही है, और वहां से आपको कोस्ट पे, सी पोर्ट पे आना है, तो आसानी से आप सी ब्रीज के साथ आ सकते हैं और लैंड ब्रीज के साथ वापस जा सकते हैं, है ना। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगला पॉइंट बनता है फिशरीज, है ना, फिशरमैन फिशरीज करते हैं, मछली के पकड़ने में, मछली उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है इस विंड का, है ना। कैसे, सुबह के टाइम क्या चल रहा होगा, कॉन्टिनेंट ठंडा है ना, 4 बजे मतलब सनराइज से पहले, है ना, आपको सनराइज सूर्योदय से पहले ओशियन की तरफ, क्योंकि ओशियन कंपैरेटिवली गर्म है और रात में कॉन्टिनेंट ठंडा है, तो कॉन्टिनेंट पे हाई प्रेशर है, यहां से लैंड ब्रीज चल रहा होगा, है ना। फिशरमैन क्या करता है, अपने बोट को, ये ओशियन हो गया, अपने बोट को यहां पर ऐसे, राइट, अपने बोट को ओशियन सरफेस पर रख देगा। विंड किधर जा रहा है, लैंड ब्रीज है, राइट, तो लैंड ब्रीज के थ्रू क्या करेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। रास्ते में जाते हुए ये मछली पकड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन जब डे टाइम होगा, यहां पर सी ब्रीज स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी, कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं। जब सी ब्रीज स्टार्ट होगी तो इसी के साथ क्या होता है, आफ्टर अराउंड सनसेट ये फिशरमैन वापस आ जाएगा। जो फिशरमैन है यहां पर क्या होगा, रिटर्न आ जाता है। तो फिशरीज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है फिशरीज ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन मिटिगेशन में इसका रोल है। पॉल्यूशन मिटिगेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है, पॉल्यूशन ओरिजिनेटिंग कंपोनेंट रिमेन मेनली एज ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स only can do industrialization, urbanization, infrastructural development through which a huge amount of greenhouse gases and other pollutants originate, right? And those pollutants from the continent transported towards ocean by land breeze, right? So continental pollution created by the human beings reaches toward the ocean surface within the ocean and trying to dilute the level of pollution at the continent. Secondly, when sea breezes move, sea breezes when blows from ocean towards continent, fresh air, because within ocean there is no any agent responsible for origin of the origin or creation of the pollution or pollutants, right? In such circumstances, comparatively fresh air in form of sea breezes reaches towards continent. So these two winds responsible for refreshing of air को रिफ्रेश करने में इसका रोल होता है ना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में इसका रोल होगा, राइट।
दूसरी चीज है कि यहां से मॉइस्चर को लाएगा, है ना, और यहां से ड्राई एयर को लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं वेदर सीजनल क्लाइमेटिक बैलेंस में इसका रोल होता है। वेदर सीजनल एंड क्लाइमेटिक बैलेंस में भी क्या होता है, इसका रोल होता है। यही कारण है, इन सभी को अगर हम सम अप कर दे तो यही वजह है, वॉट एवर द इंडियन मेट्रो सिटीज आर लोकेटेड अलोंग द कोस्टल रीजन्स experiences comparatively very low pollution than the interior metro cities, even though there would be high population along the coastal cities, but the pollution is recorded more in the interior of the regions. This question has been asked by UPSC in 2014 exam. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भाई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता are the megapolis city of India, but Delhi remains comparatively polluted than the other two. मतलब इन दोनों से जो मुंबई है, कोलकाता, उसके कंपेयर में दिल्ली पोल्यूटेड ज्यादा रहता है। क्या कारण है? तो जो फैक्टर्स वहां पर है कि भाई फार्मर्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड यूपी वेस्टर्न यूपी रीजन, है ना, वंस देयर रिमेन्स ऑफ द पैडी क्रॉप, है ना, पैडी क्रॉप के रिमेन्स को क्या करता है, बर्न कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर स्मोक, वहां से जो गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स है, मूव करके दिल्ली के पास आ जाता है। ये सब कॉजेस छोड़िए इसको, अभी यहाँ डिस्कस। मेन चीज क्या है, इसका क्या रोल है यहाँ पर, सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस का क्या रोल है ना, लैंड या सी ब्रीजेस का क्या रोल है, तो वो इन रीजन्स में क्या करता है कि पॉल्यूशन को रिफ्रेश करने का, पॉल्यूशन को घटाने का काम करता है ना। कॉन्टिनेंट से पॉल्यूशन को ले गया और ओशियन से जो फ्रेश एयर है, क्यों भाई ओशियन से, क्योंकि ओशियन का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 72% ओशियन सरफेस है और 28% कॉन्टिनेंटल सरफेस है, और कॉन्टिनेंटल सरफेस में 28% पे भी हर जगह ह्यूमन बींग्स नहीं है, और हर जगह अगर ह्यूमन बींग्स कहीं है भी तो हर जगह पर इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स नहीं है। तो ये 72% क्या कर सकता है, जो कॉन्टिनेंट पर पॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट करने में अपनी एफिशिएंसी रखता है। लेकिन व्हाट एवर द सिटीज और द मेगापोलिस सिटीज आर लोकेटेड अलोंग द कोस्टल रीजन्स, those are easily cleaned by the fresh air of the ocean, है ना, and in form of sea breezes. सी ब्रीजेस की फॉर्म में जो यहां पर आती है वो इसको रिफ्रेश करने में रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ में मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डिविजनल विंड का, मैं इस वीडियो में यहां पर इसको समाप्त कर दे रहा हूं, और जो नेक्स्ट टॉपिक एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।